Alright, Ji, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. Here we are with the second lecture and the second chapter of macroeconomics. That is supposed to be a vital portion, a vital subject in your degrees second semester. Welcome. आज का हमारा जो मुद्दा है वो हम ये देखेंगे कि इकोनॉमिस्ट हमने जो पिछला चैप्टर था उसमें हमने देखा था प्रिंसिपल्स इकोनॉमिक्स के क्या क्या हैं, कैसे फंक्शन करता है, वो मेजर उनकी इम्पोर्टेंस क्या है. आज हम देखेंगे कि इकोनॉमिस्ट और एज अ पर्सन इकोनॉमिक्स एज अ साइंस किस तरह चलती है, इसके मॉडल्स कौन कौन से हैं, एजम्पशंस कौन कौन सी हैं, कुछ मेजर्स, और ये सारा प्रोसेस है क्या. अच्छा, सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो इकोनॉमिस्ट है, ये इकोनॉमिस्ट ये कौन होता है, ठीक है, ये क्या करता है, इसकी क्या ख़ास बात है. अच्छा, आप दुनिया की कोई भी साइंस उठाते हैं, मैथ्स, बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, उसमें ऑब्वियसली एक सोचने का एक तरीका होता है, नज़रिया होता है. जैसे मैथमेटिक्स वाले हर वक्त इंटीजर्स की शक्ल में सोचते हैं, इक्वेशंस की शक्ल में सोचते हैं, इनइक्वालिटीज़ की शक्ल में सोचते हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये उनका एक पैटर्न है. साइकोलॉजिस्ट अगर सोचेगा तो हर वक्त वो साइकोलॉजी की बातों में सोचेगा, ईगो, सुपर ईगो, कॉग्निशन, लर्निंग, कंडीशनिंग, ये उनके टॉपिक्स होते हैं. इसी तरह ना इकोनॉमिक्स भी डिफरेंट नहीं है. इकोनॉमिक्स जो होती है उसमें इकोनॉमिस्ट हर वक्त सोचता है सप्लाई, डिमांड, इलास्टिसिटी, कंपेटिटिव एडवांटेज, इस तरह के टॉपिक्स हर वक्त इकोनॉमिक्स में डिस्कस हो रहे होते हैं. तो जैसे दूसरी साइंसेज हैं, जैसे दूसरे सब्जेक्ट्स का सोचने का एक तरीका, एक नज़रिया, एक पैराडाइम है, वैसे ही इकोनॉमिक्स का भी सोचने का एक नज़रिया, एक तरीका, एक पैराडाइम है. कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं जो हर वक्त इकोनॉमिस्ट्स यूज़ करते रहते हैं. अच्छा, अब हम ये देखने लगे हैं कि इकोनॉमिस्ट एक कोई भी दुनिया में आप देखते हो इतने अच्छे अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं हमारे पास, पाकिस्तान में भी हैं, इंटरनेशनली भी हैं, उसमें और एक साइंटिस्ट में क्या फ़र्क है, क्या इन दोनों के काम के तरीके में फ़र्क है या इनके रिजल्ट्स में फ़र्क है, कहाँ डिफरेंस कहाँ है. अच्छा, सबसे पहली बात यह कि इकोनॉमिस्ट जितने भी हमारी दुनिया में जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं वो सब के सब एक साइंटिस्ट की तरह ही काम करते हैं. जैसे साइंटिस्ट ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव से क्या मुराद है, ऑब्जेक्टिव से मुराद ये होता है कि वो ठोस सबूतों और शवाहिद की बुनियाद पे किसी ना किसी मैटर का सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करता है. इसी तरह इकोनॉमिस्ट भी जो है वो भी तकरीबन इसी तरह ही काम करता है. ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप एक बात याद रख लें, इकोनॉमिक्स एक साइंटिस्ट होता है और इकोनॉमिक्स एक साइंस है. सबसे पहले ये आप याद रख लें. लेकिन अब आप सोचेंगे कि यार साइंस है तो फिर इसमें वो माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप्स और ये सारा कुछ. हाँ, ये है कि इकोनॉमिस्ट के लिए उसका माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप वो वाला नहीं होता जो फिजिस्ट के लिए या बायोलॉजिस्ट के लिए या केमिस्ट के लिए होता है. इसका थोड़ा फ़र्क है. ये ज़्यादा ये मैथमेटिक्स की तरह है. ये अगर आपने इसको देखना ही है कि ये किस तरह का सब्जेक्ट है, तो ज़्यादा ये जैसे मैथ्स में इक्वेशंस में काम कर रहे होते हैं, मॉडल्स में काम कर रहे होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इकोनॉमिक्स में भी हम ज़्यादा इक्वेशंस, मॉडल्स, असम्पशंस इनमें काम कर रहे होते हैं. कोई स्पेसिफिक टूल्स, माइक्रोस्कोप्स, सेंट्रीफ्यूग्स या कोई टेलीस्कोप्स, इस तरह की चीज़ें हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते. अच्छा, अब जैसे साइंस बाकी अगर हम देखें उसमें एक चीज़ होती है उसे कहते हैं साइंटिफिक मेथड. ठीक है, साइंटिफिक मेथड का मुराद है काम करने का तरीका जो साइंसी हो. मिसाल के तौर पे आपको साइंटिफिक मेथड की मैं एक क्लियर एग्जांपल देता हूँ. दुनिया में काम करने के बहुत सारे मेथड हैं. एक सिंपल एग्जांपल ये कि अगर आपके घर में किसी को बुखार हो जाता है, ठीक है, तो आप किसी पीर फकीर के पास जाओगे, उसका काम करेगा कि अपना तरीका है. शायद वो आपको डायरेक्टली ये कह दे कि यार इसको कोई जिन भूत का साया या कोई नज़र लग गया, किसी ने जादू कर दिया. ये उसके सोचने का तरीका, उसके काम करने का तरीका, ये उसका मेथड है. लेकिन ये साइंटिफिक मेथड नहीं है. साइंटिफिक मेथड क्या है? अब आप उसी मरीज को अगर आप किसी डॉक्टर के पास लेके जाओगे, उसका काम करने का तरीका थोड़ा साइंटिफिक होगा. क्यों? वो सेंसेस, हमारे जो 5 सेंसेस हैं, वो सिर्फ उनको यूज़ करके काम करेगा. वो डायग्नोसिस की कोशिश करेगा, फिर वो ट्रीटमेंट की कोशिश करेगा, फिर वो आपसे कहेगा दोबारा चेकअप के लिए आओ ताकि हम देखें कि फर्दर कुछ मसला ज़्यादा तो नहीं है. ये साइंटिफिक मेथड होता है. अच्छा, ये शुरू कहाँ से होता है? ये ऑब्जर्वेशन से शुरू होता है. आपको बड़ा फेमस याद होगा आइजैक न्यूटन जैसा बड़ा साइंसदान, उसने ये ऑब्जर्व ही किया था कि सेब गिरता है तो नीचे की तरफ क्यों गिरता है, ऊपर भी तो गिर सकता है, नीचे ही क्यों गिरा. इस तरह उसने ग्रेविटी की थ्योरी बना ली थी. दुनिया में हर बड़ी थ्योरी ऑब्जर्वेशन से शुरू होती है. मुशाहिदा जिसे आप उर्दू में कह सकते हैं. ऑब्जर्वेशन इतनी कीन चीज़ है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंसान की जो अक्ल का शुरू है वो मुशाहिदे से होता है. ठीक है, ऑब्जर्व करने से. ऑब्जर्व करने का मतलब देखना नहीं होता, वो सीइंग होता है. ऑब्जर्वेशन से मुराद है किसी चीज़ को असेस करना. उसमें आप देख भी रहे होते हो, उसको सुन भी रहे होते हो. ठीक है, आप अपनी 5 सेंसेस जो है वो यूज़ करके उस चीज़ पे गौर कर रहे होते हो. इसे ऑब्जर्वेशन करना कहते हैं. ठीक है, तो जैसे बाकी साइंस ऑब्जर्वेशन से शुरू होती है,
इकोनॉमिक्स भी ऑब्जर्वेशन से ही शुरू होती है। अब होता क्या है कि साइंस में हम देखते हैं, पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके नतीजे में हमारी थेरीज वो बनती है, हाइपोथेसिस बनती है, फिर हम हाइपोथेसिस को थेरी के थ्रू टेस्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही इकोनॉमिक्स में भी काम करने का तरीका है, ठीक है। तो हम इकोनॉमिस्ट जो है ये भी दूसरे साइंटिस्ट की तरह ही ऑब्जर्वेशन से काम लेते हैं, और फिर उसके बाद उस ऑब्जर्वेशन को प्रूव करने के लिए हाइपोथेसिस बनाते हैं, उस पर तजर्बे करते हैं, और अगर वो तजर्बा सच साबित हो जाए तो फिर हम थेरीज डेवलप कर लेते हैं। फिजिक्स में भी ऐसा ही है, केमिस्ट्री में भी ऐसा ही है, बायोलॉजी में भी ऐसा ही है, मैथ्स में भी ऐसा ही है, और इकोनॉमिक्स में भी ऐसा ही है। एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि बाकी जो साइंसेज हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इनमें लॉज बहुत ज़्यादा हैं। यानी कि पहले हम ऑब्जर्व करते हैं, फिर हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर थ्योरी बनाते हैं, और वो अगर थ्योरी बार 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 साबित होती रहे कि सच है तो वो लॉ बन जाती है। जैसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये फिजिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट लॉज हैं। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ठीक है। ये लॉज हैं जो बने ओवर टाइम, लेकिन इकोनॉमिक्स में थ्योरी ज़्यादा है, लॉज इसमें कम है दूसरी साइंसेस के निस्बत। दूसरी साइंसेस में आपको लॉ ज़्यादा मिलता है, इसमें आपको ज़्यादा थ्योरीज मिलेंगी। ऐसा क्यों है कि हम इसमें ज़्यादा लॉज नहीं मिलते हैं? इसमें लॉज जैसे इकोनॉमिक्स में आप देखोगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है, और भी आपको बहुत सारे लॉज मिलेंगे। अभी मैंने आपको एक लॉ का जिक्र इसलिए किया कि ये लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, लेकिन फिर भी फिजिक्स वगैरह की निस्बत इसमें लॉज कम है। ऐसा क्यों है? ऐसा मेनली इसलिए है क्योंकि ये इंसानी सोशल बिहेवियर के ऊपर बहुत ज़्यादा बेस करती है। तो इसलिए क्योंकि सोशल बिहेवियर्स सोसाइटी के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। एक वजह ये भी है कि उस वजह से आपका जो लॉ है वो ऐसा बन नहीं पाता, और अगर बनता है तो वो ज़्यादा देर तक चलता नहीं है, इसीलिए वो बनता ही नहीं है, वो थ्योरी में ही रह जाता है। तो ये हमारा अच्छा। अब एक मसला होता है जी आपका ये इकोनॉमिक्स के अंदर, वो ये है कि इकोनॉमिक्स में हम हमारे पास काम करने के लिए लैब्स हमारे पास ज़्यादा नहीं होती। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में आपका एक मज़े की चीज़ ये होती है कि आप लैब में काम कर लेते हो, ठीक है। तो लेकिन इकोनॉमिक्स में आपके पास लैब नहीं होती, इसलिए एक्सपेरिमेंट्स करना इकोनॉमिक्स में बड़ा मुश्किल है। फिजिक्स में बहुत आसान है, आप लैब में जाते हो, चीज़ें कुछ वेरिएबल्स कंट्रोल कर लेते हो, बाकियों को तजर्बे में ले आते हो तो रिजल्ट निकल आता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में एक्सपेरिमेंट करना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, उसका फिर हम क्या हल निकालते हैं? अगर हम तजर्बा नहीं कर सकते तो उसका फिर क्या हल है? उसका हल ये होता है कि फिर इकोनॉमिस्ट, जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, वो कोशिश करते हैं कि माजी में जो तजर्बे हो चुके हैं इंसानी ज़िंदगी के अंदर अंदर, लैब में नहीं, वैसे ज़िंदगी में रोज़मर्रा चलते हुए, उनकी बेस पे कोई अजम्पशन ले ली जाए, ठीक है। तो ये हमारा उसका एक सोल्यूशन होता है कि हम कर लेंगे, क्योंकि हम खुद तो तजर्बा नहीं कर सकते, लेकिन बड़ों की बातों से हम सीख लेते हैं, उससे हम ले लेते हैं जो हमने सबक लेना है। अच्छा, और बाकी साइंसेस में भी देखें, मिसाल के तौर पे केमिस्ट्री में बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है। अब अगर आप देखते हैं जी चार्ल्स लॉ है, ठीक है। चार्ल्स लॉ ये कहता है कि अगर आप गैस का जो है वो गैस का आपने प्रेशर कांस्टेंट रखना है, आप टेम्परेचर को स्टडी करोगे, कुछ चीज़ों को आप कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हो और उनको कर देते हो कांस्टेंट, और कुछ को स्टडी करते हो। इसी तरह इकोनॉमिक्स भी असम्पशंस पे चलती है, बहुत ज़्यादा असम्पशन। अब जैसे मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि जी अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिराई जाए, किसी टावर से नीचे ज़मीन की तरफ गिराई जाए, तो वो ज़मीन की तरफ जाएगी ग्रेविटी की वजह से, और उसको एयर रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी। लेकिन ये सब इसलिए है कि अगर हम ग्रेविटी ख़त्म करके देखें, वैक्यूम क्रिएट कर दें, तो फिर वो ज़मीन की तरफ नहीं गिरेगी, ठीक है। हालांकि ये अजम्पशन गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते, दुनिया सारी में वैक्यूम थोड़ी ना आपको मिलता है, लेकिन स्टडी करने के लिए आपको अजम्पशंस लेनी पड़ती हैं। बिल्कुल वैसे ही इकोनॉमिक्स में भी आपको अजम्पशंस लेनी पड़ती हैं। आप अज्यूम करते हो कि कुछ चीज़ें कांस्टेंट करेंगे, और कुछ चीज़ों को वेरी करके आप स्टडी करते हैं इक्वेशंस बना के। ऐसे ही इकोनॉमिक्स काम करती है, ठीक है। अच्छा, अब जब भी आप इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे, उसके बाद आप इसके अंदर रिसर्च करेंगे, थेरीज बनाएंगे, तो उसके नतीजे में कुछ इकोनॉमिक मॉडल्स बनते जाते हैं, बहुत सारे इकोनॉमिक मॉडल। होता क्या? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक मॉडल को तो छोड़ें, मॉडल किसे कहते हैं। ये वो मॉडल्स नहीं है जो आप देखते हो अक्सर फैशन की दुनिया में मॉडल्स मिलते हैं हमें, ये वो मॉडल नहीं है। अब आपने अक्सर अगर कभी बचपन में देखा हो, जब हम साइंस पढ़ते हैं तो लेबोरेटरीज में आपके पास मॉडल्स पड़े होते हैं, ह्यूमन बॉडी के, लंग के, ब्रेन के, डिफरेंट टाइप के मॉडल्स हैं। वो आमतौर पे प्लास्टिक के बने होते हैं, और टीचर आपको समझाता है कि देखो ये है, ये है, ये ऐसे चल रहा है, ये वैसे चल रहा है।
अब इकोनॉमिक्स में भी आपको कोई चीज़ समझाने के लिए मॉडल ज़रूरी होते हैं, लेकिन ये मॉडल्स प्लास्टिक के नहीं बने होते, ये मॉडल्स बनते हैं इक्वेशन से, ठीक है। तो हमारे जो इकोनॉमिक्स में मॉडल हैं वो आमतौर पे डायग्राम्स और इक्वेशंस और ये सारा कुछ होता है, वो आमतौर पे प्लास्टिक से नहीं बनते, ठीक है। हम उन मॉडल्स और इक्वेशंस के थ्रू आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं। इकोनॉमिक्स में आपको सैकड़ों नहीं बल्कि शायद हज़ारों मॉडल्स मिलें, आपको तरह तरह के मॉडल्स मिलें, आपको बहुत सारे मॉडल स्टडी करने पड़े, उनको अप्लाई करना पड़े अपनी रिसर्च के अंदर। लेकिन यहाँ वक्त पे आपको दो बेसिक मॉडल बताए जाएंगे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बेस हैं। तो आप देखेंगे बेस को स्टडी करने के लिए हमारे पास दो मॉडल्स हैं। जैसे अगर आप अभी कोई बायो की क्लास पढ़ रहे होते हो और आपको हार्ट समझाना होता तो टीचर आपके लिए हार्ट का वो, अगर आपको पूरी बॉडी समझानी है तो वो बॉडी का एक पूरा मॉडल ले आता है कि ये देखो ये बॉडी में ये हार्ट है, ये स्टमक है, ये इंटेस्टाइन है, ये लिवर है, ये किडनी है, ये रेक्टम है, ये है, ये वो है। लेकिन अब इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए दो सबसे पहला मॉडल जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है उसे कहते हैं जी सर्कुलर फ्लो डायग्राम का मॉडल। अब ये मॉडल क्या है? इस मॉडल में आमतौर पे आप ये समझो कि पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपके पास दो बड़े लोग हैं, दो बड़ी यूनिट्स हैं जो काम करती हैं, ठीक है। अब वो यूनिट्स कौन कौन से? वो पहला यूनिट है उसे कहते हैं हाउस होल्ड यानी कि घर, और दूसरा यूनिट है उसे कहते हैं फर्म्स यानी कि कंपनी, ठीक है। दो बड़े आपके इसमें दो तरह के डिसीजन मेकर्स हैं इस मॉडल में, दो डिसीजन मेकर्स हैं, एक है हाउस होल्ड और दूसरा है फर्म्स। अब दोनों का काम क्या है? फर्म का काम है चीज़ें प्रोड्यूस करना, सर्विसेज गुड्स प्रोड्यूस करना, लेबर कैपिटल लैंड सब कुछ प्रोड्यूस करना, और इनपुट्स वो बेचता है। इस इन अच्छा अच्छा, अब पहले आप ये देखो फर्म्स का काम क्या है। फर्म्स का काम है कि इनपुट्स को यूज़ करें और आउटपुट प्रोड्यूस करें, ठीक है। और वो आउटपुट फिर वो घरों को बेचते हैं जिन्हें हम हाउस होल्ड कहते हैं। इसमें दो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं, एक हमारा हाउस होल्ड है, दूसरा हमारी फर्म्स है। फर्म्स का काम यह है वो इनपुट्स को यूज़ करें, और कौन सी इनपुट्स होती हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, ये चीज़ें, और आउटपुट पैदा करके किसको बेचेंगी? वो हाउस होल्ड्स को। अब उसके बदले में क्या होता है? हाउस होल्ड फर्म्स को अपनी चीज़ें बेचते हैं, और हाउस होल्ड क्या बेचता है? हाउस होल्ड उनको बेचता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि अब एक फर्म को अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए यानी लेबर चाहिए, वो लेबर कहाँ से लेगी? हाउस होल्ड देगा। लैंड कहाँ से देगी? हाउस होल्ड देगा। कैपिटल कहाँ से देगी? हाउस होल्ड देगा, ठीक है। तो इसी तरह वो इन जो जो फर्म्स की इनपुट है वो हाउस होल्ड का आउटपुट होता है, ठीक है। अब ये जो हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स हैं ये दो तरह की मार्केट्स में काम कर रहे होते हैं। पहली मार्केट का नाम है मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ये वो मार्केट है जिसमें फर्म चीज़ें बेच रही है और घर वाले खरीद रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप कॉफ़ी खरीदने जाते हो, चाय खरीदने जाते हो, तेल, पानी, घी, चीनी, आटा, ये वो मार्केट है जिसमें फर्म आपको चीज़ें बेच रही है। उसने आप ही से इनपुट लेके प्रोड्यूस की थी और अब आपको बेच रही है, ठीक है। अब दूसरी मार्केट, उसका नाम है मार्केट फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये वो मार्केट है जिसमें फर्म आपसे खरीदती है और आप बेचते हो। वो कौन सी मार्केट है? लेबर की मार्केट, कैपिटल की मार्केट, फैक्ट्री ओवरहेड्स की मार्केट। ये सारी वो मार्केट है जिसमें आप घर वाले जो है वो बेचते हो और फर्म खरीदती है। तो ये दो मार्केट्स हैं। अगर आप सर्कुलर फ्लो डायग्राम को देखो वो भी आपको यही बता रही है। यहाँ से शुरू करो, ये देखो फर्म्स है। ये फर्म सबसे पहले ये अपनी चीज़ें बेचती है। किसको बेचती है? ये मार्केट में जाती है जहाँ पे कौन आता है? घर वाले लोग आते हैं, वो एक चीज़ें खरीदते हैं, और फिर उसके बदले वो क्या करते हैं? वो लैंड, लेबर और कैपिटल देते हैं। किसको देते हैं? एक मार्केट को जिसका नाम है मार्केट फॉर एफओपी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और वो मार्केट फिर वापस फर्म को ये सब चीज़ें बेच देती है। तो सिलसिला शुरू होता है जब फर्म अपनी चीज़ें घर वालों को बेचती है और घर वाले अपनी चीज़ें फर्म को बेच देते हैं। ये है सर्कुलर फ्लो डायग्राम। इसकी मिसाल, और अगर आप बाहर से इसका आउटर सर्कल देखो तो आउटर सर्कल में क्या होता है? कोई भी कंपनी है वो वेजेस देती है या रेंट देती है। किनको देती है? हाउस होल्ड्स को, घर वालों को, और वो उस रेंट को खर्चते हैं। कहाँ खर्चते हैं? चीज़ें खरीदने के लिए। वो चीज़ें किन से खरीदते हैं? फर्म से। यानी कि ये सर्कल चलता रहता है। कंपनी इनपुट लेती है, घर वालों से लेती है, घर वाले चीज़ें लेते हैं, किसकी? कंपनी की लेते हैं, ठीक है। ये सारा सर्कल सर्कुलर फ्लो डायग्राम कहलाता है। इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पहला मॉडल हमारा यही है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी मिसाल आप ले लो। जैसे मिसाल के तौर पे आप कॉफ़ी खरीदने जाते हो, ठीक है। आप $1 देते हो, वो कॉफ़ी वाला आपसे $1 लेता है, आपको कॉफ़ी दे देता है, ठीक है। अब उस डॉलर का होता क्या है? वो डॉलर वहाँ पड़ा नहीं रहता, ठीक है। वो डॉलर वो उठाता है और जाके उसने जो रेंट देना है या उसने जो कोई लेबर के पैसे देने हैं वो पैसे देता है।
वो पैसे किसको जाते हैं? वो पैसे चले जाते हैं उसको जो खुद एक हाउस होल्ड है, यानी जिससे उसने लेबर ली है, कैपिटल लिया है, वो उस पैसे का क्या करेगा? वापस जाके कोई और चीज़ खरीदेगा। तो सर्कल चलता रहेगा, इसे ही कहते हैं सर्कुलर फ्लो डायग्राम। अब दूसरा मॉडल, बड़ा मशहूर मॉडल, अल मशहूर उसे कहो आप, उसका नाम है जी प्रोडक्शन, उस मॉडल का नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अब ये मॉडल क्या है? इस मॉडल में हम ये अज्यूम करते हैं, ये समझने के लिए कि इकोनॉमी काम कैसे करती है, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि यार कोई भी इकोनॉमी सिर्फ दो चीज़ें बनाती है, या कंप्यूटर्स बनाती है या गाड़ियाँ, या कोई भी दो चीज़ें आप अज्यूम कर लो अपनी मर्जी की, ठीक है। अगर अगर वो इकोनॉमी 1000 गाड़ी बना लेगी तो फिर वो कंप्यूटर कोई नहीं बना सकती। तो ऐसी सूरत में उसका ग्राफ क्या बनेगा? गाड़ियाँ उसने कितनी बनाई, ये देखो 1000 यहाँ पे। लेकिन अगर वो पूरी 1000 गाड़ी बना लेगा तो फिर वो कंप्यूटर कोई नहीं बना सकता, फिर वो 0 पॉइंट पे, यहाँ 1000 गाड़ी तो नो कंप्यूटर। हाँ, अगर थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर दे, अगर वो गाड़ियाँ 1000 को छोड़ के 700 बना ले, तो ऐसी सूरत में 1000 की बजाय अगर वो 700 पे गाड़ियाँ ले आए, तो ऐसी सूरत में वो कुछ हद तक कंप्यूटर भी बना सकता है। यानी कि उसने रहना इस बजट के इर्द गिर्द ही है। एक गाड़ी के बदले 3 कंप्यूटर हैं। अगर एक गाड़ी कुर्बान करेगा तो 3 कंप्यूटर से मिलेंगे। तो यानी अगर 1000 के बदले 1000 गाड़ियाँ हैं तो फिर वो 3000 कंप्यूटर कुर्बान कर रहा है, ठीक है। अगर वो कंप्यूटर चाहता है कि 1000 बनाने, इसका मतलब उसे कितनी गाड़ियाँ कुर्बान करनी पड़ेंगी? उसको कम से कम 333 गाड़ियाँ कुर्बान करनी पड़ेंगी। इस तरह, तो इसी कर्व के ऊपर रहते रहते आपने प्रोडक्शन करनी है। ये किसी भी इकोनॉमी का कर्व है, इसके ऊपर एफिशिएंसी है, यानी कि रिसोर्सेज फुली इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर इससे नीचे आ जाएगा, जैसे ये पॉइंट बी है, इससे नीचे आ तो सकता है लेकिन वो एफिशिएंसी ख़राब हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि अभी आप पॉइंट इस लाइन पे लेके जा सकते हो, आपको नीचे आने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर यहाँ बी पे काम कर रहे हो, इसका मतलब है कुछ मसला है, आप पूरे तरीके से मेहनत नहीं कर रहे, रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं कर रहे। आप इस्तेमाल करो तो आप इस कर्व पे कहीं पे भी काम कर सकते हो। लेकिन पॉइंट डी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पॉइंट डी आपकी कर्व से बाहर है। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, फ्रंटियर का मतलब होता है बॉर्डर। जैसे पहले हमारा होता था, ये केपी को कहते थे नॉर्थर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, NWFP। तो फ्रंटियर का मतलब होता है बॉर्डर। तो ये प्रोडक्शन का बॉर्डर है ये। या 1000 गाड़ियाँ बना लो, या अगर 1000 गाड़ियाँ नहीं बनानी तो फिर गाड़ी एक भी ना बनाओ, 3000 कंप्यूटर बना लो, या फिर कुछ कंप्यूटर कुछ गाड़ियाँ इस पूरे कर्व के ऊपर बनाते रहो। अगर इधर कहीं काम कर रहे हो तो आप एफिशिएंट नहीं हो, अगर इधर काम कर रहे हो आप कर नहीं सकते, क्योंकि ये इलाका आपकी पहुंच से बाहर है। यहाँ जाने के लिए आपको अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा। 1000 गाड़ियों की बजाय यहाँ पे आपको गाड़ियाँ भी बढ़ानी पड़ेंगी, पैसा और लगेगा, और ऊपर कंप्यूटर भी बढ़ाने पड़ेंगे, पैसा और लगेगा। तो ये मॉडल आपको ये बताता है कि कोई भी इकोनॉमी इस पूरी बाउंड्री के ऊपर रह के काम कर सकती है। बाउंड्री से नीचे अगर काम करेगी कर सकती है, लेकिन बुरी बात है मेहनत करके ऊपर आए। और प्रोडक्ट कर्व के बाहर काम नहीं कर सकती, कर्व पूरा बाहर जाएगा तो ऐसा हो सकता है, वरना ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद आपका आ गया जी कि माइक्रो और मैक्रो में क्या फ़र्क है। हमने वैसे पहले भी बताया था, माइक्रो में जो यूनिट ऑफ स्टडी है वो एक इंसान को स्टडी करते हैं, हम उसकी डिमांड, उसकी सप्लाई, उसकी इलास्टिसिटी, उसकी प्राइसिंग, उसके आउटपुट, उसका इनपुट। मैक्रो में हम एक इंसान को नहीं पूरे माशरे को स्टडी कर रहे होते हैं, ये फ़र्क है, ठीक है। तो माइक्रो में क्या करते हैं, छोटे लेवल पे घर की स्टडी कर ली, एक इंसान की स्टडी कर ली, बस। मैक्रो में हम पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, यानी कि उसमें हम देखते हैं महंगाई, बेरोज़गारी, ग्रोथ इकोनॉमी की कैसे हो रही है, जीडीपी, जीएनपी, पर कैपिटा इनकम, मनी मार्केट्स, लेबर मार्केट्स, इंटरेस्ट रेट्स, ये सारा काम मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, ठीक है। ये आपस में इनका रिश्ता होता है। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि मैंने मैक्रो पढ़नी है, मैं माइक्रो को समझे बगैर पढ़ लूँगा। आप माइक्रो को समझोगे तो मैक्रो आपको अच्छी समझ आएगी। आप ये नहीं कह सकते कि मैं माइक्रो समझ लूँगा तो मुझे मैक्रो की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं ये दोनों इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इकोनॉमिक एनालिसिस, जब आप मॉडल्स पढ़ते हो उसके बाद आता है एनालिसिस की बारी। अब एनालिसिस दो तरह के होते हैं इकोनॉमिक्स में, एक को कहते हैं पॉजिटिव, एक को कहते हैं नॉर्मेटिव। पॉजिटिव का मतलब है जो माशरे में हो रहा है। मिसाल के तौर पे अब भाई महंगाई करने से लोग गरीब हो जाते हैं, ये पॉजिटिव बात है कि ये माशरे में हो रही है। नॉर्मेटिव का से मुराद है क्या होना चाहिए, भाई होना ये चाहिए कि गवर्नमेंट महंगाई ना होने दे, इसे कहते हैं नॉर्मेटिव। तो एनालिसिस दो तरह के होते हैं, बात करने के दो तरीके होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नॉर्मेटिव। इकोनॉमिक्स में हम दो तरह से बात करते हैं, ठीक हो गया जी। ये आपका मोस्टली चैप्टर 2 है, ठीक है।
इसके अलावा करने की आपको ये नीचे कोई ज़रूरत नहीं है। आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ। जो क्वेश्चंस आपने असाइनमेंट के लिए करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्वेश्चन नंबर 4 ये अटैम्प्ट करना है, और उसके अलावा आपने क्वेश्चन नंबर 3 ये ड्रॉ अ सर्कुलर फ्लो डायग्राम, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ मॉडल, ये सारा इसका आप ऐसा कर लो। बल्कि अभी आप लोग फॉर द टाइम बिंग आप क्वेश्चन 4 ही करो सिर्फ। इमेजिन अ सोसाइटी, अब वो कह रहा है एक सोसाइटी है जिसमें मिलिट्री की चीज़ें बनती हैं, यानी फौजी चीज़ें बनती हैं, और कंज्यूमर गुड्स बनती हैं। ठीक है, अपनी मर्जी से वो सेट करो 3000 to 1000 ये जो भी सेट करना है, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बनाओ। और ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। ये क्वेश्चन 4 आपने पूरा करना है। मैं देखूंगा कि आप क्वेश्चन 4 को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड इट वुड बेसिकली क्लैरिफाई मच ऑफ व्हाट यू हैव डन। ये क्वेश्चन 4 आप लोगों ने इसमें अटेम्प्ट करना है। और उसके अलावा जो जो आपको पढ़ाया है इस चैप्टर को आपने अच्छी तरह रीड करना है, पूरा चैप्टर। मैं ना ये सुनूं कि आप में से कोई कह रहा है कि यार ये मैं रीडिंग नहीं करनी, नोट्स पढ़ लूँगा। ये पूरा चैप्टर रीड करना है, चैप्टर 1 भी रीड करना है। आपको पेपर जब आएगा वो आपकी रीडिंग की बेस पे आएगा। अगले लेक्चर तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।